What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टेलर आर्मी. तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो. बड़ी ही शानदार, बड़ी ही प्यारी और बड़ी ही सटीक बात बोली गई है. आप लोग इसको अपने आप से कोरिलेट करोगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ. बोला क्या गया है? बोला यहाँ पर ये गई, समस्या का गुलाम बनने वाले कभी खुद के भाग्य का निर्माण नहीं कर पाते हैं. एक इंसान ऐसा है जो कि एक पर्टिकुलर समस्या को पकड़कर बैठ जाता है और बस पूरी टाइम मैक्सिमम कोशिश करेगा कि आधे तो ऐसे हैं कि ऐसी भी समस्या पकड़ लेते हैं कि पूरी जिंदगी उसी को लेकर रोते रहते हैं. यार उस टाइम ना वो चीजें मेरे से नहीं हुई, अगर वो उस टाइम पर हो जाती ना तो आज जिंदगी कुछ और होती. क्यों भाई? किसी ने हाथ पकड़ रखे थे, किसी ने पैर बांध रखे थे कि तुमको वो काम नहीं करने दिया. इंसान जो होता है वो खुद ही अपने आप को एक ऐसे ढांचे में बुन लेता है, बांध लेता है कि एक तरीके से वो उससे निकलने से पहले हजार बार सोचता है कि अगर इससे निकलूंगा तो ये हो जाएगा, मान के उससे अगर वो बाहर निकलेगा तो इससे बड़ी कोई पहाड़ टूट जाएगा, कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, सुनामी आ जाएगी, अर्थक्वेक आ जाएगा, जमीन फट जाएगी, जलजला आ जाएगा. मतलब क्या होगा अगर समस्या को आप लोग अपने सर पर हावी कर लेते हैं? तो फिर तो यार कुछ होने वाला है नहीं, वो समस्या कचुंबर निकाल देगी. पर लेकिन अगर आप लोग खुद समस्या के सर पर चढ़ गए और एड्डी मारे, उसने वो नहीं कहते कि बिल्कुल एड्डी मारनी आते, वो पटाखे आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल उस तरीके से अगर आप लोगों ने काम कर दिया तो फिर समस्या जो है वो पतली, वो नहीं कहते पतली गली से निकल लेगी. आप लोगों ने कई सारे लोग देखे होंगे, अगर वो बीमार हो जाते हैं तो पता है क्या रहता था, वो अगर बीमार हो जाते हैं तो वो दूसरों को बताएंगे कि यार हम बीमार हो रखे हैं, ठीक है, ये लाइफ में ये दिक्कत हो रखी है. मतलब सहानुभूति लेने वाले लोग कई बार आप लोगों को देखने को मिलेंगे. तो कई सारे लोग इन समस्याओं को एंजॉय भी करते हैं कि हाँ ये लगता है कोई फोन करेगा, बात करेगा तो अच्छा लगेगा. तो इस तरीके के भी लोग कई बार देखे होंगे. मेरा नॉर्मली फंडा क्या रहता है, जैसे मान लो मैं बीमार हो गया, मैं कभी किसी को बताता नहीं, ठीक है. तो इससे ये रहता है कि मतलब यार एक तो खुद बीमार पड़े हुए हैं, ऊपर से लोग फोन कर रहे हैं, हाँ भाई कैसे हो कैसे हो, और कैसे क्या यार बीमार पड़े हुए हैं. पर कुछ लोग ऐसे होते हैं इसको एंजॉय करते हैं. तो यार ये ऐसी चीजें होती हैं, फालतू में अपनी एनर्जी को वेस्ट करने वाली बात होगी, ठीक है. दो चार को बता लेंगे, जैसे कि फीवर हो गया, व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगा देंगे हाँ यार हम बीमार हैं. मतलब ये भी इस तरीके के भी लोग आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे. तो ये सारी चीजें जो हैं इनसे हम लोगों को दूर हटना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी चीजें जो हैं वो अपने तक ही लिमिटेड रखें. इससे क्या होगा, आप लोग अपनी एनर्जी को सेव कर पाएंगे और ढंग के काम में लगा लो. यार ये क्या तरीका हो गया कि लोगों को बता रहे हैं कि हम लोग बीमार हो रखे हैं, हमको चोट लग गई. इससे फायदा तो कुछ होने वाला है नहीं है. वो आकर मलहम पट्टी तो करने से आप फोन करेगा और आप लोग का टाइम वेस्ट करेगा. एक तो चोट लगी पड़ी, ऊपर से टाइम वेस्ट हो रहा है. तो क्या आप लोगों ने भी कोई ऐसा उदाहरण अपने आसपास में देखा है? मैंने तो देखा है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं. आप लोगों ने भी देखा है, नहीं देखा है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है. आइए अब डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं. ये लेक्चर आप लोगों को टकटकी लगाकर देखना है. और हाँ, जो बात मैंने बताई है वो लेक्चर मेरे दोस्त ने सुन लिया तो ये बोलेगा भाई नाम और ले देता जब इतनी बात बताई दी है. तो देखो ऐसी भी चीजें देखने को मिलती है, समझाना है पर लेकिन इस चीजें ऐसी होनी चाहिए कि हाँ सामने वाला गुस्सा भी ना हो जाए, ठीक है. चलिए जो भी है, आज का लेक्चर आप लोगों को टकटकी लगाकर देखना है. तो सबसे पहले आप लोगों के सामने क्विज, और ये इस महीने का आखिरी क्विज है. यानी कहने का मतलब ये हो गया कि ये आज जो है क्विज आप लोगों को यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है ये जो है आखिरी क्विज है. यानी कहने का मतलब कि महीना खत्म हो गया. अपना महीना बैठकर एनालाइज कीजिएगा आप कैसा रहा आप लोगों का महीना. ये भी एक अच्छा टास्क रहता है. देखिए हर एक दिन वैसे आप लोगों को एनालाइज करना चाहिए, पर लेकिन जो मंथ होता है वो आप लोगों को और अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है अपने आप का एनालिसिस करने का कि किस तरीके से आप लोगों ने अपने जो मंथ है, जो महीना है, उसको एंजॉय किया है, क्या कमियां और क्या खामियां रही है. तो उसको लेकर आप लोगों को आगे बढ़ना होता है. तो 10 क्वेश्चन है आप लोगों के सामने. देखता हूं बिना पढ़ाए कौन आंसर देता है, फिर पढ़ाने के बाद में आप लोग आंसर दीजिएगा. और वीडियो के एंड में जो क्विज होता है लास्ट डे, जो लास्ट डे का, उसको जरूर देखकर जाया कीजिए, क्योंकि एक बार रिवीजन अच्छे से कर लोगे तो लंबे समय तक चीजों को याद रख पाओगे, ठीक है. बात की जा रही है वर्ल्ड नो टबैको डे के बारे में. टबैको यार है जिंदगी की एक तरीके से ये बात है कि उन्हें कहते हैं कि अपने ही पैरों में अपना आप कुल्हाड़ी मारना. जो टबैको पीना, ये बीड़ी सिगरेट है, ये काफी खतरनाक चीजें होती हैं. लत लग जाती है पर लेकिन छोड़ना थोड़ा सा टफ पड़ जाता है. कई सारे लोग बोलते हैं छोड़ देंगे छोड़ देंगे, पर लेकिन आप लोगों ने देखा होगा छोड़ नहीं पाते हैं. तो आसान नहीं है, ये हिम्मत की बात है. जो छोड़ दें तो उनको सैल्यूट करना चाहिए. बात करें यहाँ पर इसकी थीम आप लोगों को बतानी है. भारत रत्न एक पर्टिकुलर प्रोफेसर है, उनका नाम आप लोगों को बताना है. उनको रिसेंटली अभी इंटरनेशनल एनी अवार्ड दिया गया. इंटरनेशनल एनी अवार्ड किस चीज के लिए है? ये बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बात करते हैं, इंटरनेशनल एनी अवार्ड, ठीक है. तो रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में अगर कोई कुछ काम कर रहे हैं तो इसको यहाँ पर एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है. तो एक तरीके से आप लोग को यहाँ पर ये बताना है, एक पर्टिकुलर अवार्ड है, उसको नोबेल प्राइज इन द एनर्जी रिसर्च के नाम से भी जाना जाता है. तो कौन सा अवार्ड है? तो हालांकि क्वेश्चन का आंसर आप लोग समझ ही गए होंगे, बोलने वाली बात नहीं है. अभी रिसेंटली एक पर्सनैलिटी की डेथ हुई जिनके द्वारा जो हमारी कंट्री में जब संविधान बनाया गया तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट की गई, तो उसके ये मेंबर भी रहे. तो रिसेंटली यहाँ पर इनकी डेथ हुई 101 साल की उम्र में. आप लोग को इनका नाम बताना है, तमिलनाडु से ये रिलेटेड थे.
2000 से लेकर 2016 तक का अगर आप लोगों को बताया जाए कि लोगों की हेल्थ की वजह से जो हार्ट अटैक उनको आ रहा है लंबे समय तक बैठकर काम करने की वजह से, तो वो कितना बढ़ गया है, यानी कि स्ट्रोक कितना बढ़ गया है, उनके जो काम करने के घंटे कितने बढ़ गए हैं। तो एक काफी अच्छी स्टडी है यहाँ पर। ये वैसे तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्ट, पर लेकिन लाइफ टाइम में भी अपनी लाइफ जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी आप लोग उसको इंप्लीमेंट कर देख सकते हैं कि हाँ क्या आप लोग कोई ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिसकी वजह से लाइफ पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। तो ये चीजें भी आप लोग को अंडरस्टैंड करनी है। यूनियन जो मिनिस्टर है ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो हमारी कंट्री में, वो कौन है, हर्षवर्धन साहब। तो उनके द्वारा भी पार्टिसिपेट किया गया यहाँ पर। जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है हमारी कंट्री की, उसके द्वारा ये पर्टिकुलर नेम है। नेम की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। तो नेम जो कंट्री है उनकी अभी मीटिंग हुई और उनके द्वारा मिलकर यहाँ पर काम करने की बात की जा रही है हेल्थ के फील्ड में। आखिर हेल्थ ही क्यों, आप लोगों को पता है कोविड-19 है, तो कोविड-19 ने सबको मजबूर कर दिया कि ये काम तो कम से कम करो। तो देखते हैं क्या क्या इंप्रूवमेंट आता है, वो सारी चीजें बात करते हैं। VMI तो ये बेसिकली एक तरीके से हमारी कंट्री का एक प्रोग्राम है जिसमें 123 कंट्री को लगभग हम लोगों ने दवाई प्रोवाइड कराई है। वो अलग बात है कि हमारी कंट्री में खुद के लिए अब अवेलेबल नहीं रही, बाकी बहुत सारी कंट्री हम लोगों ने हेल्प की, तो हम लोग बड़े दिल वाले हैं। 59 नेम कंट्री को भी हम लोगों ने हेल्प की यहाँ पर। तो एक तरीके से यहाँ पर सेल्फ एप्रिसिएशन हो रहा है हमारी कंट्री के हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा कि हाँ हम लोगों ने ऐसा ऐसा काम किया है, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कुछ काम नहीं किया, बहुत काम किया है। तो वो बातें बताई जा रही है। वो अलग बात है कि कोविड-19 केस बहुत ज्यादा आ गए हमारी कंट्री में, वो अलग बात है। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट फेज जो यहाँ पर था पहले, यहाँ पर अब लेटेस्ट अपडेट देखने को मिली MCA के अंदर। ये वो वाला MCA नहीं है जो आप लोग बेसिकली उन्हें कहते हैं डिग्री लेते हैं MCA की, ठीक है, तो वो वाला MCA नहीं है यहाँ पर। ये आप लोगों को बताना है ये MCA कौन सा है। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह कि इसका तीसरा वर्जन देखने को मिल रहा है। तो कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी, क्या क्या चीजें हैं, क्यों स्टार्ट किया गया और क्या क्या जो यहाँ पर इसके फायदे हैं, इस तरह की चीजों के। तो ये सारी चीजें जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे तो आप लोग समझ पाएंगे। चलिए, जो नॉर्मल वाला MCA होता है उसकी भी फुल फॉर्म आप लोग बता दीजिए। उन्हें होते हैं जो एजुकेशन आप लोग लेते हैं जिसको मास्टर ऑफ डैश डैश एप्लीकेशन कुछ बोलते हैं, तो बताइए आप लोग उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है जो कंप्यूटर से प्यार करते हैं वो जरूर बताएंगे। ठीक है, बताइए। चलिए, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं ये बताना है। एक रिपोर्ट है जिसका नाम याद रखिएगा, इसको बेसिकली इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा रिलीज किया गया, नेट जीरो एमिशन। जीरो एमिशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पर्सन है, उसने एक इंसान को थप्पड़ मारा, उस सामने वाले ने भी ऐसे ही थप्पड़ मार दिया, तो इसका मतलब है कि जीरो हो गया एमिशन। मतलब कहने का यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड जितनी रिलीज की है उसको खत्म भी कर देना, कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट करना। तो कब तक का टारगेट यहां पर रखा गया है आप लोगों को ये बताना है। तो काफी प्यारा, काफी इंटरेस्टिंग और काफी मजेदार चटपटा ये डिस्कशन रहने वाला है, तो अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। तो आइए अपनी गड्डी को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट डे के साथ में। बात की जा रही है यहाँ पर 31 मई के बारे में। 31 मई जो है ये वर्ल्ड नो टबैको डे स्टार्ट किया जाता है। एक बच्चे के द्वारा बोला गया, सर मजा आ जाता है रात को वीडियो डालते हो, ऐसा लगता है कि एक दिन पहले ही बहुत सारी चीजों का पता चल गया। देखिए, ये न्यूज़पेपर का पैटर्न नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलता है। जैसे आज पूरा न्यूज़पेपर आया, तो जो कल मॉर्निंग में न्यूज़पेपर आएगा वो कल का थोड़ी ना होगा। मॉर्निंग में न्यूज़पेपर आ गया तो इसका मतलब एक दिन पहले का न्यूज़पेपर है ये, ठीक है। तो इसी तरीके से जो PIB वाली ये वीडियो थी, नैनो मैगजीन जिसको बोलते थे, इसमें ऑल इंडिया रेडियो, PIB अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो ये नॉर्मली मॉर्निंग में 4 बजे आती थी, पर कई सारे बच्चों के द्वारा बोला गया सर इसको थोड़ा पहले अगर डाल दो, क्योंकि अभी मैंने देखा कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है, क्योंकि नॉर्मली ये 4 से 5 इस वीडियो को देखा करते थे। अब कई सारे बच्चे हैं जो मॉर्निंग में 3 बजे उठते हैं, तो 3 से 4 इस वीडियो को निपटा लेते हैं। आप लोग देखो कि आप लोग कहां पर हो, आप लोग कहां पर स्टैंडर्ड कर रहे हैं। और बहुत से ऐसे भी हैं जो अब इसको शाम को देखकर सोते हैं, ठीक है। एक जोक था, अभी किसी ने शायद मेल पर सेंड किया था सोने और उठने के बारे में। तो वहां पर कुछ ऐसा था कि एग्जैक्टली था कुछ ऐसा, मतलब कि जैसे मोदी जी जो है वो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, और फिर एक पर्सन का और बोला था उसने कि वो सुबह जो है वो 3 बजे उठ जाते हैं, ठीक है। और बाकी ये बोला कि मैं शाम को जो है 2:30 बजे सोता हूं, बस आधा घंटा और संभाल लो यार देश को, वैसे तो देश जो है वो सुरक्षित हाथों में। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग भी टाइम पर उठना स्टार्ट कर दीजिए, अच्छा रहेगा आप लोगों की हेल्थ के लिए भी। तो वर्ल्ड नो टबैको डे, यानी कि टबैको यूज नहीं करना है। मूवीज आप लोगों ने देखी है, उसमें एडवर्टीजमेंट आता है कि हाँ मैं ऐसा था और फिर ये हो गया, अगर संभल जाता तो ये ना होता, तो वही सब बातें हैं। तो बात की जा रही है क्विट टबैको टू बी ए विनर, यानी कि एक तरीके से जिसने यार क्विट कर दिया, ये रियलिटी में वो विनर होगा। ये एक तरीके से ये ऐसा नहीं कि थीम है, ये रियलिटी है। टफ काम होता है लत लगना और उस लत को हटाना, ये एक तरीके से बहुत ही टफ काम होता है। तो 31 मई को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि अवेयरनेस फैलाई जा सके टबैको के ये क्या क्या खतरे हैं और उनसे कैसे यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखनी चाहिए। टबैको में आप लोग नॉर्मली जो है गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इनसे जितना ज्यादा डिस्टेंस बनाकर रखी जाए उतना ज्यादा बेहतर है।
कई सारी ऐसी आप लोगों ने वीडियोस भी देखी होंगी कि अगर इस तरीके जो लोग होते हैं उनके फेफड़ों को निकालकर निचोड़ा जाए तो कितना ज्यादा गंदगी टार उनके अंदर से निकलता है। टार नहीं होता, वो काला काला ब्लैक ब्लैक, तो वो वाली चीजें भी हैं। तो ये सारी चीजें आखिर क्यों दिखाई जाती हैं? ताकि लोगों के अंदर थोड़ी अवेयरनेस आए और इन चीजों को यूज न करें। इससे बस ये रहता है कि कम से कम जो इंसान है वो बीमार होने से बच जाए। और देखिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमार होकर पड़ेगा, फिर और ज्यादा खर्चा आएगा, घर की अर्थव्यवस्था खराब होगी, तो क्यों ना पहले ही सुधर जाए। तो वो सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो आइए अब आगे बातें करते हैं यहाँ पर शॉर्ट न्यूज के बारे में। कुछ प्यारी, कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज आप लोगों को देखने को मिलेगी। कुछ ऐसी भी न्यूज है जो कि आप लोगों को लाइफ में इंप्लीमेंट करनी है ताकि आप लोगों को उसका फायदा उठा सकें। तो आइए एक एक कर नजर आते हैं। चलिए पहले लाइफ स्टाइल वाली न्यूज के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जो बात की जा रही है कि 7.45 लाख डेथ अभी देखने को मिली बेसिकली ऑल ओवर वर्ल्ड में। किस तरीके से? जिनको स्ट्रोक आ गए, यानी कि आप लोग हार्ट अटैक आ गया, ठीक है, या फिर कोई हार्ट की डिजीज आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो ये 2016 की बात यहां पर की जा रही है। अब तो चीजें और भी ज्यादा बढ़ गई। तो यहां पर अगर 29% के करीब यहां पर इंक्रीज हो गया, यहां पर अगर देखा जाए इन सब चीजों में, यानी कि पहले के कंपेयर में अगर आज के डेट में आप लोग देखिए 2000 से लेकर 2016 तक का, यानी कि 16 साल के अंदर 29 का 30% आप लोग बोल सकते हैं मोटे मोटे तौर पर इनकी वजह से लोगों की जान जा रही है। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये एक स्टडी बता रही है जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलकर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश की गई इन इन्वायरमेंट इंटरनेशनल में, जिसमें इनके द्वारा ये बताया गया कि इंसानों की जो हरकतें हैं वो यहाँ पर आज के डेट में किस तरीके से उनको बर्बाद कर रही है। तो उसके बारे में यहाँ पर एक एनालिसिस दिया गया। तो देखिए, आज की डेट में बेसिकली काम करने से तो ना तो किसी की जान गई है, ना ही कभी जाएगी। बेसिकली चक्कर क्या है, हम लोग काम के चक्कर में जो है अपनी हेल्थ को बर्बाद कर देते हैं, उसकी वजह से दिक्कत देखने को मिलती है। तो यहां पर इनके द्वारा और भी कई सारी बातें बताई गई, जैसे कि अगर बात करें 16 साल के अंदर, यानी कि 2000 से लेकर 2016 तक का यहाँ पर जो काम करने का जो टाइम ड्यूरेशन है लोगों का, पहले जितना हुआ करता था उसके कंपेयर में 42% बढ़ गया है। यानी कि जितना पहले काम करते थे, अब 42% ज्यादा लंबे समय तक कंप्यूटर लैपटॉप के सामने बैठे रहते हैं। इसी के साथ में स्ट्रोक जो है, यानी कि जो एक तरीके से जो हार्ट अटैक ये आते हैं, ये 19% के करीब यहां पर बढ़ गए हैं। और इसका पूरा श्रेय किसको जाता है? वो जाता है हमारी इनएक्टिविटी को। इनएक्टिविटी मतलब हम लोग एक्टिवनेस जो खत्म हो गई है, चेयर पर बैठ गए तो 6-6 घंटे बैठे रहते हैं। आप लोगों को मैं बताऊं, मॉर्निंग में जब एनालिसिस बनाता हूं तो कईयों घंटे तक तो मैं ही बैठे रहता हूं। हाँ, वो अलग बात है कि बीच में उठकर पानी पीता रहता हूं, पर कई सारे जो लोग हैं वो भी काम नहीं करते हैं। आप लोगों को अगर कंप्यूटर ज्यादा लंबे समय तक यूज करना है तो कोशिश ये करो कि हर 1 घंटे बाद कम से कम अपनी आंखों को ठंडे पानी से धुलते रहो, ठीक है। तो आंखों की एक्सरसाइज भी होनी चाहिए, आप लोगों की बॉडी भी थोड़ी हिलनी चाहिए। तो यानी कि कोशिश करो कि पोमोडोरो टेक्निक फॉलो करते रहो और कम से कम आप लोग 1-1 घंटे में तो उठते रहो बीच बीच में, ताकि आप लोग अपने जो इफेक्टिव यूटिलाइज कर सके समय को भी और अपनी बॉडी को भी, जो कि पैसिव मोड में जाने लगती है। तो इससे क्या रहेगा, ये सारी चीजें दूर हो जाएंगी। और कम से कम 1 घंटा नहीं तो कम से कम 30 मिनट के करीब तो आप लोगों को डेली एक्सरसाइज को देनी है। और एक बार बॉडी में से पसीना निकाल दो तो ये सारी बीमारी छूमंतर हो जाएंगी। ये सारी यार लाइफ स्टाइल डिजीज है। यानी कि लाइफ स्टाइल डिजीज किनको बोलते हैं कि हमारा लाइफ यानी कि जिंदा रहने का जो स्टाइल है वो कुछ ऐसा हो गया कि बीमारी को इनवाइट करता है कि आ बैल मुझे मार। तो बीमारी बैल हो गई, वो मारती है, फिर आकर तो फिर इंसान निकल लेता है। ऐसी एक बीमारी अभी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। जिस तरीके से हार्ट की डिजीज होगी, ठीक है, मोटापा हो गया, ठीक है, कई सारी ऐसी चीजें यहाँ पर अगर ये चीजें चलने लगी तो फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। फर्स्ट ग्लोबल एनालिसिस जो यहाँ पर है वो बेसिकली देखने को मिल रहा है इस तरीके का कि ये क्या चीजें देखने को मिल रही हैं। ये वो लोगों की जान जा रही है जिनको बचाया जा सकता है। अभी बात करें 3.98 लाख के करीब जो लोग हैं वो स्ट्रोक की वजह से मरे और 3.47 लाख लोग हैं, यानी कि 4 लाख लोग जो हैं वो हार्ट अटैक की वजह से मर गए। लगभग 3.5 से भी थोड़े से कम जो लोग हैं यहाँ पर ये वो दूसरी हार्ट की बीमारी से मर गए। तो ये यहाँ पर देखने को मिलेगा। आज की डेट में जो वर्किंग आवर लोगों के द्वारा ये बेसिकली यूज किए जा रहे हैं वो 55 घंटे है, ठीक है। अगर आप लोगों को बोलो क्या बेसिकली होते ही हैं एक वीक में 7 दिन होते हैं, ठीक है। तो एक संडे आ गया, संडे की छुट्टी हो गई, 6 दिन बच गए। अगर एक इंसान को काम करने के लिए दिया जाए 8 घंटे डेली, तो 8 घंटे लगकर 6 दिन तक काम करेगा तो 8×6 = 48 यानी कि 48 आवर हो गए। पर लेकिन नॉर्मली जो एवरेज निकल कर आ रहा है वो 55 के करीब निकल कर आ रहा है, यानी कि जितना ये 8 घंटे भी ज्यादा हो जाते हैं नॉर्मली, तो इंसान को जो है वो 7 से लगभग 7 से मतलब 8 घंटे अगर बात करें तो यहाँ पर 1 घंटा तो इसमें लंच वगैरह में चला जाए उस तरीके से अगर देखें, पर लेकिन एक्स्ट्रा काम करा लेते हैं उनसे, तो ऐसी प्रॉब्लम भी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये जो चीजें चल रही हैं ये कहीं ना कहीं जो आज के दिन में काम का बर्डन और वो सारी चीजें, और इंसान जो है वो खुद भी अपने आप को एक ऐसे बर्डन में डाल लेता है कि बीमारी का भी बर्डन एक ऊपर आ जाता है। तो हेल्थ इज वेल्थ तो बोला जाता है,
पर लेकिन रियलिटी में वेल्थ के पीछे हेल्थ को खराब कर देते हैं लोग। वो नहीं कहते कि पहले जिंदगी में पैसे के पीछे लगे रहे और फिर यहाँ पर जब पैसा आ गया तो फिर वो पैसा हेल्थ ठीक करने में लगाते रहे, तो वही चीजें चलती रहती है। तो अगर आप लोग हष्ट पुष्ट भी हैं तो ये समझिए कि आप लोग काफी अमीर आदमी हैं। नहीं यकीन आता है तो उनको जाकर देखो जो आज के डेट में बर्बाद हुए पड़े हैं। आइए बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में। इंपॉर्टेंट क्यों बोला? क्योंकि भारत रत्न मिला हुआ है, भारत रत्न मिल गया, इससे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंस चाहिए यार। तो ये एक साइंटिस्ट है यहाँ पर जिनका नाम है CNR राव। एक काफी बेहतरीन साइंटिस्ट आप लोग इनको बोल सकते हैं, जिनको भारत रत्न तो मिला ही मिला, अब इनको यहाँ पर एनी अवार्ड भी मिल गया। एनी अवार्ड मतलब ये इंटरनेशनल एनी अवार्ड है। अगर कोई जैसे कि इनके द्वारा जो काम किया गया, ये यहाँ पर बेसिकली काम किया गया एनर्जी के फील्ड में, ठीक है। तो यहाँ पर इसको एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड भी बोला जाता है। रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में इनके द्वारा एक काम किया गया, जो रिसर्च की गई इनके द्वारा ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के ऊपर और एनर्जी स्टोरेज के ऊपर बात की गई है, ताकि और इफिशिएंट हम लोग यहाँ पर काम कर सके रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में। अगर आप लोगों से भारत रत्न के बारे में थोड़ी सी बात करूं, हमारी कंट्री में आज के डेट में टोटल मिलाकर 48 भारत रत्न हमारी कंट्री में मिल चुके हैं। अब याद कैसे रखना है, 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हमारी कंट्री में, वो अभी बने हैं, ठीक है। 24th डेट में बने थे ये, और 24 दूनी 48, ठीक है। तो ये इस तरीके से याद रख लेना है, एकदम मतलब तुक्का तार तुक्का मार मुक्का वाली बात हो गई, एकदम ऐसे ही आ गया माइंड में। हमारी कंट्री में भारत रत्न जब पहली बार दिया गया था वो 1954 में दिया गया था। तो यहाँ पर सी राजगोपालचारी, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, इसी के साथ में CV रमन साहब को, तो इनके द्वारा इनको सबसे पहले यहाँ पर भारत रत्न हमारी कंट्री में दिए गए थे। अभी लेटेस्ट जो दिए गए हैं वो 2019 में दिए गए हैं, ठीक है। वो भी 3 आदमी को दिए गए हैं, 2 को तो पोस्टुमसली दिए गए हैं। पोस्टुमसली का मतलब क्या होता है, उनकी डेथ के बाद में, और एक इंसान जो थे वो यहाँ पर जिंदा थे तब उनको मिला यहाँ पर ये। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ 3 में से 2 के नाम, एक का नाम आप लोगों को बताना है जिनको 2019 में भारत रत्न मिला है। एक है यहाँ पर नानाजी देशमुख, पोस्टुमसली मिला है। भूपेन हजारिका पोस्टुमसली बना है। तीसरे कौन है, इनका नाम आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये वो बेसिक चीजें हैं जो कई बार आप लोगों से पूछ ली जाती है, आप लोगों को पता होना चाहिए। इसी के साथ में जब CNR राव साहब को ये भारत रत्न दिया था, इनके साथ में भी यहाँ पर क्या किसी को भारत रत्न मिला था, आप लोगों को याद है? आप लोगों ने अगर इसके बारे में थोड़ा सा न्यूज के बारे में अगर थोड़ा पढ़ा होगा, तो वो जो इंसान है, वो इंसान जो है 24 अप्रैल को पैदा हुए थे। उनका नाम भी आप लोगों को पता होना चाहिए। वो इंसान कौन है, चलिए उनका नाम आप लोग बताइए। इनके साथ में किनको भारत रत्न मिला था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों जो बेसिकली भारत रत्न दिए गए थे 2014 में दिए गए थे दोनों पर्सनैलिटी को। तो चलिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पर बात करते हैं, तो इनको यहाँ पर एनर्जी वाले फील्ड में इनको यहाँ पर ये बेसिकली एक और अवार्ड दिया गया। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो ये अवार्ड दिया गया इनको एनर्जी वाले फील्ड में, जिसका नाम है एनी अवार्ड, इसको नोबेल प्राइज ऑफ एनर्जी भी बोला जाता है, यानी कि एनर्जी के फील्ड का एक तरीके का नोबेल प्राइज हो गया यहाँ पर, जो एनर्जी के फील्ड में यहाँ पर काम करते हैं। तो एनी अवार्ड जो है यहाँ पर ये 14 अक्टूबर को प्रेजेंट किया जाएगा, यानी कि पहले ही दिया जाता है, थोड़ा सा अनाउंस कर देगा, फिर आगे चलकर इसको प्रेजेंट किया जाएगा। तो एनर्जी के फील्ड में इनके द्वारा बेसिकली मेटल ऑक्साइड, कार्बन नैनो ट्यूब, इसी के साथ में अदर मटेरियल हो गए, 2 डायमेंशनल सिस्टम इंक्लूडिंग जैसे कि ग्रेफाइन, जो ग्रेफिन हो गया, ठीक है। इसी के साथ में बोरोन नाइट्रोजन कार्बन हो गया, बोरोन नाइट्रोजन कार्बन, ये हाइब्रिड हो गया एक तरीका। तो कई सारी ऐसी चीजें जिनको हम लोग यूज कर सकते हैं एनर्जी एप्लीकेशन के लिए। और इसी के साथ में ग्रीन हाइड्रोजन, जो कि एक काफी अच्छा अल्टरनेटिव एक सोर्स माना जा रहा है आज के डेट में, आने वाले टाइम में, जो इन्वायरमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और अगर एक बार इन्वायरमेंट में से हम लोगों ने इसको निकालना स्टार्ट कर दिया, तो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि H2O नॉर्मली क्या होता है, ये बोलते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो अगर यहां से हम लोगों ने ऑक्सीजन निकाल लिया तो हाइड्रोजन डायरेक्ट मिल गया। तो नेचर में से अगर हाइड्रोजन निकाल दे तो इसको बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन, जब नेचर में से डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन अगर हम लोग यूज करने लगे तो समझिए होगी ना बल्ले बल्ले। तो दूसरी कंट्री से खरीद कर ला रहे हैं पेट्रोलियम, ये प्रोडक्ट, जैसे डीजल, पेट्रोल, ये क्रूड ऑयल और वैसे कोयला वोयला, तो सबकी छुट्टी हो जाएगी चुटकियों में, ठीक है। तो ये है न्यूज यहाँ पर। तो पर्सनैलिटीज के बेस कुछ क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजियाना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो न्यूज है, ये एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में बात की जाती है। कई बार आप लोगों से स्टेट पीसीएस के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, कई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के नाम देते हैं और बोलेंगे बताओ किस किस फील्ड से निकल कर आते हैं, ठीक है। तो TM जो यहाँ पर इनका नाम है TM कालियनन गोंडर, ठीक है। तो ये यहाँ पर रिसेंटली अभी इनकी डेथ हो गई, 101 पूरा, वो नहीं कहते सेंचुरी पूरा करके गए हैं। तो काफी अच्छी इनकी सेहत थी, अच्छे से जिंदगी को जी कर गए। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी जो असेंबली है जिसने संविधान का क्रिएशन किया, तो उसके भी ये पार्ट रहे, ठीक है। तो रिसेंटली अभी इनकी डेथ हुई है। ये इनके द्वारा ज्वाइन किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस, हमारी कंट्री में जो आज की कांग्रेस पार्टी है, ये एक ऐसी पार्टी थी जिसके ऊपर हमारा देश टिका हुआ था। और आज के डेट में आप लोग देखिए ये पता नहीं किसके ऊपर टिकी हुई है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट यहाँ पर चला, तो उस टाइम पर आप लोगों को चीजें देखने को मिली, तो उसमें भी यहाँ पर इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, यानी कि काफी बड़ा रोल आप लोग बोल सकते हैं। रिसेंटली अभी इनकी डेथ हो गई है।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के साथ में जब ज्वाइन किया उस टाइम 28th ईयर के थे। क्विट इंडिया मूवमेंट याद है ना, 1942 याद रखिएगा, जिसमें गांधी जी ने कहा था तो कर जाओ या मर जाओ, बहुत हो गई यार, अब तो सुधर जाओ, ठीक है। पूरा ये होना चाहिए था, करो या कर जाओ या फिर मर जाओ, बहुत हो गया, अब सुधर जाओ, ठीक है। तो ये एक एडिशन हो गया गांधी जी के डायलॉग में। आगे बात करें अगर यंगेस्ट जो मेंबर यहाँ पर है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के यहाँ पर, और इसी के साथ में फर्स्ट जो प्रोविंशियल पार्लियामेंट है, प्रोविंशियल का मतलब क्या होता है, एक तरीके से प्रोविंस होती है, जैसे कि राज्य होते हैं तो राज्य प्रोविंसेस बोली जाती हैं, और आज के डेट में भी कनाडा में आप लोग जाएंगे प्रोविंसेस बोली जाती है। तो इसी तरीके से इसको प्रोविंशियल पार्लियामेंट में भी यहाँ पर ये फर्स्ट, यहाँ पर बेसिकली ऑल्सो मेंबर ऑफ फर्स्ट प्रोविंशियल जो पार्लियामेंट, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, पर्सन स्पेसिफिक न्यूज अगर आप लोगों से पूछ ली जाए तो बस यही है मुद्दा कि यार कंफ्यूजन ना मत की कहां से आ गई न्यूज, ये तो बताई नहीं थी, बताई थी सर, आप लोगों ने थोड़ा ध्यान से नहीं सुना, थोड़ा ध्यान से सुनते तो बल्ले बल्ले हो जाएगी एग्जाम में, ठीक है। तो रिवीजन करते रहना, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, ये पर्टिकुलर जो यहां पर शिप है MV एक्सप्रेस, ये है पर्ल ऑफ कोलंबो श्रीलंका के अंदर, इसके अंदर आग लगी। हमारी कंट्री के इंडियन कोस्ट गार्ड के जो शिप हैं, जो यहाँ पर शिप्स है जिनका नाम है वैभव और वज्रा, तो यहाँ पर ये कंटिन्यू बैटल कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो उसके चक्कर में काफी कुछ यहाँ पर काम चल रहा है। तो 1486 से करीब कंटेनर है इसके अंदर, जिसके चलते नाइट्रिक एसिड था उसके अंदर में, तो काफी ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिली। तो देखिए यही है कि बस एक तरीके से दिक्कत आती है तो यार जाना पड़ता है, इस तरीके से तो हेल्प की जा रही है ताकि इस आग को बुझाया जा सके, और यहाँ पर जो कंटेनर है बचेंगे तो नहीं, हालांकि जिस तरीके से आग लगी और ऊपर से यहाँ पर नाइट्रिक एसिड भी है, तो देखते हैं क्या चीजें। तो ये यहाँ पर इसका नाम रखिएगा जिसके अंदर आग लगी है, और यहाँ पर ये हेल्प करने के लिए गए। तो छोटी सी न्यूज है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी पता तो होना चाहिए ना चल क्या रहा है आसपास में। कभी भी जिंदगी में एक चीज ध्यान कर लेना, अगर जिंदगी में अपनी जिंदगी को सही लेके चलना है तो कभी भी उसको उधारी के ऊपर मत चलाना, यानी किसी से उधार लेकर अपनी जिंदगी को मत बनाना, वरना आगे चलकर खून के आंसू रोने पड़ेंगे। ये एक बात है, 100 रुपए की बात है, फिर मैं बता रहा हूं, ठीक है। अभी वो क्या रहा है श्रीलंका के अंदर बड़ी ही सारी नोटंकियां चल रही हैं आज के दिन में। श्रीलंका उधारी ले रहे हैं, और उधारी की जिंदगी जो होती है ना, वो ना उधारी में ऐसा लगता है कि पैसे बस मजे में आ रहे, उड़ाते रहो, जब रिटर्न करने पड़ते हैं तब पता चलेगा। अभी श्रीलंका ने इतना कुछ अपना बेच दिया है, अपना एक पोर्ट बोल सकते हैं कि गिरवी रख दिया चाइना के हाथों। चाइना क्या करेगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यहां पर क्रिएट करेगा, इसको डेवलप करेगा। काफी लंबे समय से प्रोजेक्ट लटका हुआ था, काफी हाउल्ला श्रीलंका के अंदर चल रहा था, पर लेकिन अब यहां पर चाइनीज जो कंपनीज है उनको अलाउ कर दिया गया है, तो चाइनीज फंडेड टैक्स फ्री, तो टैक्स फ्री यहां पर ये देखने को मिल रहा है। बेसिकली होता क्या है, अगर मान लीजिए चाइना है, चाइना नहीं, मान लीजिए मान लीजिए ये हमारी कंट्री होगी, ठीक है, तो हमारी कंट्री में किसी एक एरिया को हम लोग ऐसा बना दें, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिएट कर दें, वहां पर जो अगर कोई प्रोडक्ट निकलकर हमारी कंट्री में भी आएगा, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर ही वैसे, पर मेन अगर कंट्री के अंदर आएगा इस जोन के बाहर, तो उस पर भी ऐसी टैक्स लगेगा जैसे अगर ये बाहर कहीं और जा रहा है किसी कंट्री के अंदर में, तो यहां पर इसको बिल्कुल एक अलग से अलग एंटिटी मानना स्टार्ट कर देते हैं। ये माना जाता है कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है चाइना के अंदर, वहां पर कभी रात नहीं होती है, यानी कि 24 आवर वहां पर काम चलता है, 8-8 घंटे की शिफ्ट में आप लोगों को काम देखने को मिलेगा। तो ये चीजें देखने को मिलती हैं, तो ऐसा ही पैटर्न आप लोग यहां पर अभी सोचा जा रहा है कि ये क्रिएट किया जाएगा ये यहां पर श्रीलंका के अंदर, और उसको कंपटीशन में देखा जा रहा है। जिस तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे दुबई हो गया, सिंगापुर हो गया, तो उसी तरीके से डेवलपमेंट की बात यहां पर की जा रही है। तो देखते हैं क्या क्या कंडीशन अभी यहां पर देखने को मिलेगी। वैसे ये सारी चीजें उन्हें कहते हैं कि दूसरों के कंधों पर हाथ रखकर आप लोग चल सकते हैं, पर लेकिन अगर दौड़ना है तो अपने ही पैरों पर दौड़ना पड़ेगा। पर लेकिन श्रीलंका को लग रहा है कि नहीं, चाइना के कंधों पर हाथ रखकर दौड़ ले, तो देखते हैं कहां तक दौड़ पाता है। तो कई सारे मैसिव एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट चाइना के द्वारा चले जा रहे हैं, तो उनमें से ये प्रोजेक्ट है। चाइना का सबसे बड़ा हथियार पता है क्या है, सामने वाले को इतना पैसा उधार दे दो, इतना पैसा उधार दे दो कि वो पैसा तो दूर की बात है कि आप लोगों को जो यहाँ पर उसका जो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है वो भी पे ना कर पाए। इंटरेस्ट लेने के लिए भी उसको यहाँ पर आप लोगों से लोन लेना पड़े, तो इसको कहते हैं डेट ट्रैप में फंसा देना। तो चाइना ये हरकतें करता है, एक कंट्री को डेट ट्रैप में फंसा देना है, और इसीलिए इंडिया ने चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था उसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, बोला कि इसमें डेट ट्रैप में फंस गई बहुत सारी कंट्री। चाइना के द्वारा ऐसी हरकतें की जाती हैं। श्रीलंका के जो टॉप कोर्ट है उसने रिजेक्ट कर दी, लगभग 19 पिटीशन आई थी इस जो कोलंबो पोर्ट सिटी इकोनॉमिक जो कमीशन है इसको रोकने के लिए, पर लेकिन नहीं रोका गया। और 1.4 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है जो कि यहाँ पर अभी माइनर अमेंडमेंट के साथ में इंप्लीमेंट किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखते हैं कहां तक ये चीजें पहुंचती हैं। हम तो ये चाहें कि अच्छा डेवलपमेंट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन यही है चाइना इतना नॉर्मल है, इतना अच्छा इंसान है नहीं है। चाइना अगर यहाँ पर वो नहीं कहते कि चाइना वो इंसान है कि वो बस क्या शब्द इस तरीके से यूज किए जाए कि वो नहीं कहते कि अपने बाप का भी नहीं है चाइना, तो वो वाला ये इंसान है। तो ये दूसरे के लिए क्या करेगा वो ये समझ में नहीं आ रहा है इनको, अभी आगे समझ में आ जाएगा।
आइए अब बात करते हैं यहाँ पर इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। तो न्यूज क्या निकल कर आ रही है, हेल्थ मिनिस्टर जो है हमारी कंट्री के, जिनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, तो हर्षवर्धन साहब जो हैं ये अभी रिसेंटली इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया नैम के अंदर। नैम क्या है, ये एक तरीका नॉन अलाइंग मूवमेंट, नाम से आप लोग समझ सकते हैं। नॉन मतलब नहीं, अलाइंग मतलब मिलना है, तो यानी कि हम लोगों को नहीं मिलना है, इसलिए हम लोगों ने मूवमेंट चला दिया ताकि सामने वाले जो है वो डर जाएं और दूर रहें हमसे। ठीक है, तो मतलब क्या था, मतलब ये था यार, कोल्ड वॉर चल रहा था, नए नए हम पैदा हुए थे 1947 में। तो जब हम लोग यहाँ पर पैदा हुए तो हमारे साथ में बहुत सारी कंट्री पैदा हुई, तो उनको ये लग रहा था कि यार अभी तो हम लोग नई कंट्री बने, इसलिए इनको न्यू बॉर्न कंट्री बोला गया था उस टाइम पर। तो इंडिया भी उनमें से एक था। तो एक साइड में तो अंग्रेज अभी जो है हम लोग को छोड़कर गए थे, आगे चलते थोड़ा सा टाइम बढ़ा नहीं कि यहाँ पर एक साइड में यूएसए हो गया और एक साइड में यूएसएसआर हो गया। तो इन दोनों के द्वारा लड़ाई स्टार्ट हो गई, और लड़ाई भी ऐसी कि कौन हमारी साइड में रहेगा, वो वाला होड़ लग गई। मतलब एक तरीके से इन्होंने मिसाइल बनाई, उन्होंने मिसाइल बना ली, इन्होंने सैटेलाइट बनाया, उन्होंने सैटेलाइट बना लिया। तो ये वाली कोल्ड वॉर थी। ऐसा नहीं था कि यहाँ पर कि ग्राउंड में लाकर जाकर लड़ रहे हैं, इसीलिए कोल्ड वॉर बोला गया। ग्राउंड में चले जाते तो हॉट वॉर हो जाते। ठीक है, तो हुआ क्या था, ये बोलने लगे कि इंडिया हमारी साइड में आएगा, यूएसआर बोल रहा हमारी साइड में, यूएसए बोल रहा हमारी साइड में। इंडिया ने 5 कंट्री के साथ में बोला मिलकर कि बोला दोनों कंट्री को, इनको दोनों को ग्रुप को कि ये लो बाबा जी का ठुल्लू। तो हम लोगों ने बना लिया अपना अलग से ग्रुप, जिसका नाम रख दिया इन्होंने नैम। नैम यानी कि नॉन अलाइंग मूवमेंट। तो इसका मतलब ये था कि हम लोग किसी के साथ में अलाइंग नहीं करेंगे, तुम्हारी झड़प है यार, तुम अपने आप लड़ो, सर फोड़ो, जो करना है करो, पर हम तुम्हारे साथ ना आने वाले हैं। तो इनके द्वारा ये बात बोल के अपना अलग से ग्रुप बना लिया। तो उस टाइम पर तो ये ग्रुप बन गया, चलो भाई साहब ठीक है, ग्रुप बन गया, अच्छा काम कर रहे हैं। पर लेकिन ऐसा हुआ 1990 में जाकर जो यूएसएसआर था उसका विघटन हो गया। अब ये बोलने लगे यार जिस पर्पज के लिए तुमने ये बनाया था वो पर्पज तो खत्म हो गया, तो क्या अब नैम का पर्पज भी खत्म हो गया है? तो इसके चलते कई सारी बातें बोली जाती हैं। उनमें से कुछ बातें तो यहाँ पर ये, कुछ बातें क्या, यूपीएससी क्वेश्चन उठाकर देखोगे ना आप लोग, तो वहां पर देखने को मिलेगा कि ये ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे क्या नैम का आज की डेट में भी को रिलीवेंट है, यानी कि आज की डेट में भी क्या नैम जो है वो रिलीवेंट है, क्योंकि जिस पर्पज के लिए बनाई गई थी वो पर्पज तो खत्म हो गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ जाते हैं। बिल्कुल रिलीवेंट है यार, पहले उसके बारे में बात करते थे, अब लोग इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं, हम लोग टेररिज्म के बारे में बात करते हैं, हम लोग क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं। तो अभी और भी अच्छे अच्छे मुद्दे हैं, ऐसा थोड़ी ना कि मुद्दे खत्म हो गए हैं। तो अभी हम लोगों ने कोरोना का मुद्दा उठा लिया हेल्थ को लेकर। तो हमारी कंट्री के हर्षवर्धन साहब जो है जब नैम में गए तो इनके द्वारा बोला गया कि यार देखो ऐसा नहीं है कि हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, हम बहुत काम कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि दुनिया की बहुत हेल्प कर रहे हैं हम लोग। वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव हमारे द्वारा स्टार्ट किया गया। वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव याद रखिएगा, VMI। इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, जो हमारे दोस्त है ना लंगोटिया यार, उनको हम लोग दवाइयां दे रहे थे। तो 123 के करीब पार्टनर कंट्री है जिनको हम लोगों ने दवाइयां दी। और नैम को ये भी बोला देखिए 59 तो तुम्हारे वाले ही हैं, ऐसा नहीं है कि तुम में से हम लोग हेल्प नहीं कर रहे हैं, यानी कि 59 तो नैम मेंबर को ही हम लोगों ने हेल्प कर डाला। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर एहसान मानो कि हम लोग काफी कुछ कर रहे हैं आज के डेट में। तो ये जो उस टाइम पर क्रिएट किया गया तो 5 कंट्री साथ में मिलकर आई, उन 5 कंट्री के द्वारा मिलकर यहाँ पर क्रिएट किया गया, जैसे कि युगोस्लाविया हो गया। ठीक है, इसी के साथ में इजिप्ट, इंडिया, घाना, इंडोनेशिया। तो ये अलग अलग लीडर बनकर आए, इनके द्वारा बोला गया कि यार देखो किसी के फट्टे में हम टांग नहीं अड़ाते हैं, अपना अलग से चीजों को लेकर चलते हैं। तो वो बातें की गई, इसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। हमारी कंट्री में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बारे में बात करें तो आयुष्मान भारत है, जो कि यहाँ पर हेल्थ और वेलबींग के बारे में बात करता है, और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, जो कि यहाँ पर अच्छे से लोगों की हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कराती है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने काम नहीं किया, काम किया हम लोगों ने, पर लेकिन प्रॉब्लम कुछ ज्यादा आ गई है, वो दिख नहीं रहा है, वो एक अलग बात है। ठीक है, जो नैम है नॉन अलाइंग जो मूवमेंट जिसको बोल रहा हूं, ये 1945 से लेकर 1991 तक का एक प्रॉपर कोल्ड वॉर के लिए यहाँ पर इसको बनाया गया। ठीक है, बेसिकली कोल्ड वॉर जब चला 1945 से लेकर 1991 तक का, तो उससे लड़ने के लिए यहाँ पर नैम को बनाया गया। ठीक है, और इसको बोला गया यहाँ पर बंधुगन कॉन्फ्रेंस 1955 में ये, फिर यहाँ पर सितंबर 1961 में इसका आधारशिला रख दिया गया। और बेसिक पर्पज ये था कि यूएसए चाहता था कैपिटलिस्ट कंट्री बनाना। कैपिटलिस्ट का मतलब क्या होता है, जो प्रॉफिट के ऊपर काम करती है, नुकसान नहीं झेलना है जरा सा भी। और सोवियत यूनियन है, यूएसएसआर, यानी कि शॉर्ट भाषा में आज के में बोलूं तो रसिया आज के में बोल सकते हैं, ये सोशलिज्म लाना चाहते थे। तो दोनों अपनी अपनी आइडियोलॉजी को फॉलो करवाना चाहते थे। तो ये 5 कंट्री आ गई साथ में, जिसमें यहाँ पर युगोस्लाविया, इजिप्ट, इंडिया, घाना और इंडोनेशिया। तो हमारी कंट्री के कम से कम याद रखिएगा उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी थे। इनके द्वारा बोला गया किसी के पछड़े में टांग नहीं अड़ाते, अलग से अपने आप को लेकर चलते हैं। हवाना डिक्लेरेशन किया गया 1979 में। तो नेशनल इंडिपेंडेंस, सोवरेनिटी, टेरिटरी इंटीग्रिटी के बारे में बात की गई, यानी कि एक तो आजाद रहेंगे, तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनेंगे। ठीक है, एक सोवरन रहेंगे, अपने डिसीजन अपने आप लेंगे, तुम्हारे प्रेशर में आकर बिल्कुल डिसीजन नहीं लेंगे। और हमारी टेरिटरी की इंटीग्रिटी होनी चाहिए। तो सिक्योरिटी रहेगी यहाँ पर, नॉन अलाइंग जो कंट्रीज है उनके द्वारा ये सारी बातें बोली गई। और नैम जो है, इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि नैम खुद जो है उसका कोई परमानेंट सेक्रेटरिएट नहीं है। तो नैम क्या एक बंजारा है, बंजारा मतलब वो नहीं कहता कि जहां जाए वहीं अपना ठिकाना बैठा लिया, बस जहां पर मीटिंग होती है वो इसका ठिकाना बन जाता है। तो
तो ये है इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। मुझे नहीं लगता कि अब कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगली जो न्यूज है यहां पर ये है जीएसटी काउंसिल के बारे में। तो नेक्स्ट न्यूज जीएसटी काउंसिल के बारे में बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, गुड्स एंड सर्विस, ठीक है, जो टैक्स है उसकी काउंसिल है यहां पर ये। तो इस काउंसिल में क्या हुआ, तो इस काउंसिल की भी मीटिंग हुई। मीटिंग भी कौन सी हुई, ये हुई 43rd मीटिंग, यानी कि 43वीं मीटिंग। और ये जो मीटिंग है यहाँ पर ये 8 महीने बाद हुई है। यानी कि कहने का मतलब ये कि आंखें सूख गई लोगों की मीटिंग होगी पर लेकिन मीटिंग नहीं हुई। तो अब जाकर इनको लगा कि मीटिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब जो है काफी ज्यादा गालियां पड़ने लगी। तो मीटिंग यहाँ पर कंडक्ट कराएगी, तो वो बाद में जानेंगे मीटिंग क्या हुई क्या नहीं हुई। पहले जीएसटी काउंसिल के बारे में बात करते हैं। जीएसटी काउंसिल हमारी कंट्री में ये बेसिकली क्रिएट की गई ताकि जीएसटी से रिलेटेड जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसको ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके, तैयार किया जा सके। तो एक आर्टिकल है संविधान के अंदर में, उसमें अमेंडमेंट किया गया। ये यहाँ पर 279 और ए, मैंने बोला ना पॉलिटी पढ़ाते हुए आप लोगों को, और कई सारे बच्चे काफी अच्छे से जो पॉलिटी है उसका डिस्कशन अच्छे से कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 279A यहाँ पर ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसको चेयर कौन करते हैं, तो हमारी कंट्री में जो फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि निर्मला सीतारमण जी के द्वारा चेयर की जाती है। और ये एक फेडरल बॉडी है। फेडरल यानी कि एक ऐसा बॉडी जो संघवाद के ढांचे के तहत काम करती है, यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर काम करते हैं। ज्यादा पावर यहाँ पर स्टेट के हाथ में दे रखी है। पर लेकिन दिक्कत ये रहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिस पॉलिटिकल पर्टिकुलर पार्टी की है, उसी की मैक्सिमम स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी गवर्नमेंट रहती है। तो इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम डिसीजन जो है सेंटर के हिसाब से होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर एक तरीके से अभी यहाँ पर एडहोक यानी कि होने टेम्परेरी तौर पर एग्जाम्पशन यानी कि छूट दी गई है कोविड-19 रिलेटेड जो इक्विपमेंट है। यानी कि ऐसा है कि कोविड-19 की बीमारी चल रही है तो थोड़ा छूट दे देते हैं ताकि लोगों को थोड़ी दिक्कत कम पड़े। तो जीएसटी काउंसिल के अंदर यहाँ पर एग्जाम्प्ट किया गया इंपोर्ट ऑफ मैनी आइटम्स, कई सारे आइटम का इंपोर्ट यहाँ पर एग्जाम्प्ट किया गया। एग्जाम्प्ट जो एग्जेक्शन है यहाँ पर यानी कि जो छूट दी जा रही है ये अगस्त 2021 तक बढ़ा भी दी गई है। इसी के साथ में छूट दी गई यहाँ पर एक तरीके से जो इंपोर्ट जो रिलीफ आइटम होते हैं उनके लिए। इसी के साथ में इंटीग्रेटेड जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स हैं वो भी एग्जाम्प्ट करने की बात की जा रही है। कुछ और इस तरीके के आइटम जो कि यहाँ पर लाए जा रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीके से ग्रांट दिया जा रहा है, छूट दी जा रही है एक तरीके से, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ताकि उसका प्रोडक्ट जो प्राइस है वो थोड़ा सा डाउन रहे। पर लेकिन रियलिटी में अभी यहाँ पर जो ढंग से देखनी है वो चीजें, उसके लिए एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर सामने निकल कर आ रहे हैं, वो देखेगा और वो अभी यहाँ पर रिपोर्ट सबमिट करेगा शायद 8 जून को, आई थिंक, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 8 जून है डेट कि 8 जून में यहाँ पर ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। अगर मैं गलत हूं तो फिर बताएगा आप लोग एग्जैक्ट डेट क्या है, ये याद नहीं रखनी है, बस ऐसे ही बेसिकली उस दिन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे ना कि दवाई कोविड-19 के ऊपर या फिर क्या क्या चीजें लेकर चलनी है, कहां पर कितना टैक्स लगना है, तो वो वाली चीजें सारी एनालिसिस करेंगे। तो इसके बारे में अगर बात करें, आप लोगों को लगेगा कि ये बोला जाएगा कि हाँ एकदम इसको छूट दे दीजिए, छूट देनी चाहिए, वो बड़ी अच्छी बात है। पर लेकिन इनके जो तर्क अभी दिए गए वो दिए गए कि अगर यहाँ पर इन्होंने छूट दे दी, अब जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसके तहत लोग अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के पास में भी पैसा जाता है, तो उसके चलते लोग जो है यहाँ पर उनको भी, जो बनाने वाले हैं उनको भी फायदा नहीं होगा ना। तो उस तरीके से चीजों को देखा जा रहा है, उनका भी प्राइस काफी डाउन करने की कोशिश की जाएगी। तो ये सारी बातें हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह भी देखेंगे कि क्या काम चल रहे हैं। बाकी ब्लैक फंगस के लिए जो यहाँ पर ये यहाँ पर एम्फोटेरिसिन, ये है एम्फोटेरिसिन, ठीक है। तो ये बी करके कोई यहाँ पर दवाई है, तो ये बेसिकली एग्जाम्प्ट कर दी गई इसके तहत, टैक्स स्ट्रक्चर के तहत यहाँ पर जीएसटी के, ताकि इस दवाई जो है सब तक लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो ब्लैक फंगस हो गया, व्हाइट फंगस हो गया, येलो फंगस हो गया, तो कई तरीके के फंगस आप लोगों ने देखे होंगे। इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी मैंने टेलीग्राम पर शेयर की थी, सबके साथ में थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में याद रखिए, कई बार आप लोगों को बता चुका हूं, हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर जीएसटी कंपनसेशन के बारे में, तो सेस लगाया जाता है। सेस बोलते हैं टैक्स ऑन टैक्स, यानी कि टैक्स ऑन टैक्स लगाकर यहाँ पर पैसा इकट्ठा करेंगे और फिर स्टेट को देंगे कि आप लोग इसको एंजॉय करो, ठीक है। तो सेंटर जो है उसके द्वारा बात की जा रही है कि 1.58 लाख करोड़ यहाँ पर बोरो किए जाएंगे। इसी के साथ में जो कंपनसेशन है, ठीक है, तो बियॉन्ड 2020 जो बोला जा रहा है कि देखते हैं उसको आगे लेकर चलना है नहीं चलना है, तो एक्सटेंड किया जाएगा कंपनसेशन को बियॉन्ड 2022। आखिर क्यों ऐसा बोला जा रहा है, आप लोगों को याद होगा 2017 में जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया, 5 साल तक बोला गया था कंपनसेशन प्रोवाइड कराएंगे। पर लेकिन रियलिटी में अगर आज के डेट में आप लोग देखिए 5 साल तक जो बोला गया, 5 साल 2022 में खत्म हो जाएंगे। पर लेकिन जैसा माहौल बन गया है तो आगे भी इसको एक्सटेंड करने की बात की जा सकती है, ठीक है। एडवांस पेमेंट की बात की जाती है वैक्सीन मैन्युफैक्चर के लिए, तो जैसे 4500 करोड़ रुपए की बात की जा रही है कि पेड किए जा रहे हैं वैक्सीन मैन्युफैक्चरर के लिए, ताकि एडवांस पेमेंट देखने को मिले और सप्लाई की जा सके दवाइयों की, जैसे कि जापान यूरोपियन वैक्सीन की हमारी कंट्री में लाई जा सके।
तो कई सारे ऐसे काम किए जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि देखिए गवर्नमेंट जो है हाथ पे हाथ रखकर बैठी है, पर हाँ जिस लेवल पर काम करना चाहिए था उस लेवल पर काम नहीं हो रहे हैं, ताकि जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलता। वो नहीं कहते कि सो के जगने वाली थोड़ी बात हो रही है। अगर ढंग से स्टार्टिंग से ही चीजें लेकर चली जाती है तो ये इस तरीके की स्थिति अभी देश में देखने को नहीं मिलती कि लोग जो है वो इतने ज्यादा इरिटेट हो रहे हैं, इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तो बेसिक चीजें आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होगी। आगे चलते हैं। ये तो घर का आदमी है, आप लोगों ने देखा हो ना कि चूल्हा नोत है आ जाना खाना खाने के लिए। तो अब की बार हमारी कंट्री में साइक्लोन भी चूल्हा नोत में आ रहे हैं कि यहाँ पर एक तरीके से वो नहीं कि खाना खाने के लिए एक साइक्लोन आया, अब दूसरा आ गया मजे लेने के लिए। तो कहाँ कहाँ पर ये अभी देखने को मिल रहे हैं, पहले आप लोग मैप देखिएगा तब आप लोग ढंग से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो ये है अपनी प्यारी कंट्री, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा अरेबियन सी, ये हो गया इधर बे ऑफ बंगाल। पहले वाला साइक्लोन जिसका ताउते नाम रखा गया वो यहाँ पर कहां पर आ गया, ये आया अरेबियन सी में। इसका नाम दिया गया म्यांमार के द्वारा और इसको छिपकली बोला गया बेसिकली, ठीक है। इसका मतलब छिपकली है म्यांमारी भाषा में। अब नया जो साइक्लोन आया वो आ गया यहाँ पर, इसका नाम है YASS, यास इस साइक्लोन का नाम है। अब ये यास किसके द्वारा दिया गया, तो ये दिया गया ओमन के द्वारा। तो यहाँ से आप लोग देखिए ये हो गया अरेबियन सी में, यानी कि इधर साइक्लोन जो है उसका नाम इधर वाली कंट्री ने दिया, इधर साइक्लोन जो है इसका नाम इधर वाली कंट्री ने दिया। तो ये जो साइक्लोन है अभी यहाँ पर ये काफी बड़ा इंपैक्ट डालकर यहाँ पर जा रहे हैं। तो इसके चलते यहाँ पर ये वही बात होगी कि एक गया नहीं दूसरा आ गया। तो साइक्लोन ताउते जो है ये ऑफर कर रहे हैं, बेसिकली अफेक्ट किया गया इसके द्वारा। ऑफर क्या करेगा, बेसिकली बर्बाद करेगा केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा एंड जो बेसिकली कर्नाटका। आप लोगों ने देखा होगा NCR रीजन तक भी काफी अच्छी बारिश हुई उस टाइम पर, तो काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिली यहाँ पर कई एरिया में। तो ये बेसिकली 2 यूनियन टेरिटरी दमन एंड दीव और इसी के साथ में यहाँ पर 2 यूनियन टेरिटरी दमन एंड दीव और लक्षद्वीप, तो यहाँ पर भी इसका इंपैक्ट देखने को मिला। साइक्लोन यास जो है ये ओमन के द्वारा इसका नाम दिया गया है, ठीक है। इसी के साथ में पर्शियन मीन्स होता है जैस्मीन इन इंग्लिश, ये एक वेरी सीवियर कैटेगरी में आ गया। और इसी के साथ में वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के ऊपर इसके द्वारा ह्यूज इंपैक्ट डाला। इवन यहाँ पर वेस्ट बंगाल के अंदर तो बवाल भी हो गया, इसको लेकर प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा मीटिंग बुलाई गई थी, ममता बनर्जी जी ने जाने से मना कर दिया। तो एक बहुत बड़ा इशू खड़ा हो गया उसको लेकर। तो वो सारी चीजें ही हैं। तो बाकी यहाँ पर ये एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग इसकी देख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर ये साइक्लोन जो है ये आगे बढ़ता हुआ नजर आया। बाकी कुछ और बातें करें तो बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन यास है ये फॉर्म तब भी हो गया जो 2 डिग्री टेम्परेचर जो है वो ज्यादा था। नॉर्मली जो टेम्परेचर यहाँ पर माना जाता है वो 27 के एयरफेयर में माना जाता है। 27 के एयरफेयर में एक फेवरेबल टेम्परेचर होता है जिसके बेस पर यहाँ पर साइक्लोन जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। पर लेकिन यहाँ पर 29-30 के करीब की टेम्परेचर देखने को मिला, फिर भी यहाँ पर ये काफी एक धाकड़ वाला धाकड़ छोरा साइक्लोन तैयार हो गया। तो अगर बात करें ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में तो यहाँ पर बेसिकली जो ट्रॉपिकल साइक्लोन का मतलब है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्या आप लोगों ने सुना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गए, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गए, तो उस पर्टिकुलर रीजन में जो देखने को मिलता है तो इसी के नाम पर इसका नाम ट्रॉपिकल साइक्लोन रखा गया। इंटेंसिटी जो है सर्कुलर स्टॉर्म देखने को मिलते हैं, ओरिजिनेट होता है वार्म ट्रॉपिकल ओशन से, कैरेक्टराइज किया जाता है लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाई विंड और हैवी रेन आप लोगों को देखने को मिलेगी। रोटेशन के बारे में जरूर याद रखिएगा, जैसे ये अपनी पृथ्वी हो गई, ई है हमारा गोला, ठीक है। तो आप लोग देखते हैं कि ये पृथ्वी ऐसे घूमती है, ठीक है, अपनी धुरी पर इस तरीके से चक्कर लगा रही है, ठीक है। अगर आप लोग ऊपर से देखोगे तो एक अलग एंगल नजर आएगा, नीचे से देखोगे तो अलग एंगल नजर आएगा, यानी कि किधर से घूम रही है। तो यहाँ पर रोटेशन अगर इसके देखोगे आप लोग तो क्लॉकवाइज देखने को मिलेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ये पृथ्वी है, ठीक है। तो अगर आप लोग ये वाला सिरा सामने लेकर आओगे ऐसे और आप लोगों को देखने को मिलेगा ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे तो चलती है ना क्लॉक घड़ी, ठीक है। तो इस तरीके से घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज घूम रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। अगर आप लोग सदर्न वाला एरिया वापस लेकर आओगे इसको सामने से देखोगे तो ये ऐसा दिखेगा यहाँ पर मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज आप लोग घूमता हुआ नजर आएगा। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है जिसके चलते आप लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं, ठीक है। तो स्टॉर्म जो रोटेट करता है ये बेसिकली उल्टा बोल दिया मैंने, ठीक है, ये उल्टा बोल दिया, ठीक है। ये रोटेट करता है काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है, यानी कि उल्टी दिशा में यहाँ पर ये करता है रोटेट। चलिए आप लोग अब वैसे भी नहीं घूमेंगे, वैसे भी घूमेंगे कह रहा हूँ, वैसे भी नहीं आप लोग भूलेंगे। देखिए फायदा ये होता है एग्जाम में बैठे हुए अगर आप लोग एक तरीके से पहले अगर कोई ऐसी गड़बड़ हो जाती है, कई बार आप लोगों ने गलती कर दी या फिर मैंने कोई गलती कर दी, गलती से कोई गलत चीज बता दी, तो कम से कम एग्जाम में अब आप लोग इसको याद रखेंगे कि हाँ सर ने इसको उल्टा बता दिया था वो फिर सही किया था, ठीक है। तो ये होता है फायदा प्रैक्टिस करने का। तो आप लोग अगर इसको एग्जाम में नहीं बोलोगे तो यहाँ पर अगर बात करें तो बोला जा रहा है कि स्टॉर्म जो है वो रोटेट करता है काउंटर क्लॉकवाइज, यानी कि जो क्लॉकवाइज होता है उसके अपोजिट में, इस तरीके से आप लोगों को चलता हुआ नजर आएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और क्लॉकवाइज रहेगा सदर्न हेमिस्फीयर में। अब नहीं बोलना, अगर अभी भूले तो फिर मुर्गा बना दूंगा, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए अब, ठीक है। तो देखिए यही चीजें होती है प्रैक्टिस करने के लिए, इसीलिए बोला जाता है कि फिर अब आप लोग एग्जाम में कभी भी इनको गलत नहीं करते हैं, ठीक है। तो बेसिक चीजें हो गई, इसके बारे में याद रखिएगा। मई से लेके जून और अक्टूबर से लेके नवंबर तक का जो टाइम ड्यूरेशन है ना वो काफी ज्यादा सीवियर ये इंटेंसिटी का आप लोगों को साइक्लोन आते हुए नजर आएंगे।
तो मई से लेके जो जून है वो आप लोगों ने देखा, अभी यहाँ पर ये टाइम ड्यूरेशन चल ही रहा है। अभी यहाँ पर मई खत्म हो रहा है, जून स्टार्ट हो गया, और बाकी उधर सर्दियों में चलेंगे अक्टूबर से नवंबर तक का, यहाँ पर काफी सीवियर कैटेगरी के साइक्लोन आते हैं। तो ये बेसिक जो टाइम ड्यूरेशन भी आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। आइए अब इकोनॉमी के बारे में यहाँ पर बात करते हैं, और ये जो न्यूज निकल कर आ रही है ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, ठीक है। तो कॉर्पोरेट अफेयर जो मिनिस्ट्री को शॉर्ट फॉर्म में एमसीए बोलते हैं। तो एमसीए जो है इसका जो वर्जन है 3.0 या 3.0 भी कई बार आप लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अभी इनके द्वारा जो यहाँ पर आगे चीजों को लेकर चलने की बात की जा रही है, तो एक तरीके से डिजिटल फॉर्म में चीजें कई सारी इनके द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। जैसे कि अगर बोला जाए नॉर्मल तरीके से कि आज की डेट में सारी चीजें आप लोग ऑनलाइन देख रहे हो, टैक्स स्ट्रक्चर ऑनलाइन, सारी चीजें ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं। तो जैसे कि ई फिलिंग प्रोसेसर हो गया, ठीक है, इसी के साथ में कई सारी चीजें रहती हैं आप लोगों से, जैसे कोई दिक्कत हो रही है, कोई रिपोर्ट आ रही है, सारी ऑनलाइन आ गई। तो नए पोर्टल के अंदर कई सारी अच्छी चीजें देखने को मिलती हैं। तो इसी के चलते हेल्प होती है इंप्रूव करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि आसानी से काम करने वाली बात। इंडिया की रैंक जो है वो 63 आ गई 190 कंट्री में से। मुझे याद है अरुण जेटली जब जिंदा थे उनके द्वारा बोला गया था कि जल्दी ही हम अंडर 50 आएंगे, ठीक है। अब तो हमारे बीच में नहीं रही, पर वो चीजें मुझे याद है, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम पर हमारे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो 2020 की रैंकिंग है, आप लोगों से क्वेश्चन पूछ जाएगा डायरेक्ट किसके द्वारा ये तैयार की जाती है। तो याद रखना वर्ल्ड बैंक के द्वारा तैयार की जाती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, और कई बार क्वेश्चन बन चुका है इसमें, तो फिर भी बन जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें, बेसिकली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को भी यूज किया जा सकता है चीजों को सुधारने के लिए। और एमसीए 21 जो पार्ट है ये मिशन मोड प्रोजेक्ट का देखने को मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑनलाइन पोर्टल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर चीजों को किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, अगर कल को कोई दिक्कत आती है तो उसमें से कैसे निकलना है। देखिए बेसिक पर्पज यहाँ पर यही होता है, अगर ना ज्यादा चीजों को बोला जाए, पहले तो आप लोग बोले कि डिजिटल गवर्नेंस का क्या मतलब है। डिजिटल जो गवर्नेंस बोला जा रहा है, तो आत्मनिर्भर करने का एक तरीका है जिसमें हम लोग जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, इन चीजों को यूज करके ई स्क्रूटनी की जाती है। आप लोगों को देखने को मिलेगा ई कंसल्टेंसी देखने को मिलेगी, जैसे कि आप लोगों ने डॉक्टर भी देखा, प्रोक्टो करके एक ऐप आता है। अगर आज की डेट में चलिए एक इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के लिए हो जाएगी, प्रोक्टो करके एक ऐप आता है। अगर डॉक्टर आप लोग दूर दराज वाले एरिया में रहते हैं और आप लोगों को डॉक्टर को दिखाना है, इमीडिएट कोई दिक्कत आ गई है, तो प्रोक्टो ऐप पर जाकर आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप लोगों को तुरंत यहाँ पर डॉक्टर मिल जाएगा कोई ना कोई, और इससे आप लोगों को कोई इमरजेंसी कोई एकदम तुरंत प्रॉब्लम अगर लग रही है तो उससे आप लोग सोल्यूशन यहाँ पर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये एक बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। टेक्नोलॉजी का अगर आप लोगों के सामने अवेलेबल है तो भरपूर फायदा उठाइए, खासकर दिक्कत के टाइम में तो आप लोगों को फायदा उठाना है उसका, ठीक है। तो वेरियस कंपनीज, वेरियस स्टेक होल्डर हैं, जनरल पब्लिक के लिए भी यहाँ पर चीजें अवेलेबल रहेंगी। लॉन्च किया गया था इसको 2006 के अंदर में, ठीक है। तो वर्जन जो है वो 3 देखने को मिल रहा है। तो ये अभी बजट में भी इसके बारे में अनाउंस किया गया, एनालिसिस किया गया, तो कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ये तो हो ही गया। तो इसका जो अनाउंस किया गया बजट के अंदर में डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे जो सर्विस है उनको हम लोग अच्छे लेवल पर लेकर चल सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं न्यू जो फंक्शनैलिटीज हैं, जैसे ई एजुकेशन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसे कंप्लायंस मैनेजमेंट की बात की जा रही है, एडवांस हेल्प डेस्क के बारे में बात की जा रही है, फीडबैक जो बेसिकली सर्विस के बारे में बात की जा रही है, मैं नहीं बोलता हूँ फीडबैक देना आप लोगों को, वही बात की जा रही है, यूजर डैशबोर्ड के बारे में बात की जा रही है, सेल्फ रिपोर्टिंग टूल के बारे में, और रिवैम्प्ड जो मास्टर डेटा सर्विस है उसके बारे में बात की जा रही है, ताकि कोई दिक्कत देखने को न मिले, ठीक है। तो ये कई सारी चीजें हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी ऑब्जेक्टिव तो यही है कि कैसे यहाँ पर अच्छा एक ऑटोमेटिक ऑल प्रोसीजर स्टार्ट किया जा सके और कंप्लायंस किया जा सके जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है। और ये कंपनी एक्ट 1956, न्यू कंपनी एक्ट 2013 और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो 2008 का है, सारी चीज देखने को मिलेगी। तो स्टैट्यूटरी जो ऑब्लिगेशन भी यहाँ पर एक तरीके से फुलफिल की जाती है। तो ये कुछ बातें हैं इसके बारे में जो आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साइंस एंड टेक के बारे में बात की जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे कंट्रोल करना है उसके ऊपर पूरा फोकस है। बेसिकली फोकस मतलब क्या बोला जा रहा है, कैसे कंट्रोल करना है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब यहां पर यह कि अभी फिलहाल अगर बात करें, बेंगलुरु बेस्ड एक स्टार्टअप है जिसके द्वारा नेशनल अवार्ड 2021 फॉर टेक्नोलॉजी बेसिकली बात की जा रही है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा इसको यहां पर अवार्ड दिया जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे केमिकल और फ्यूल में कन्वर्ट करना है। अगर केमिकल और फ्यूल में कन्वर्ट कर पाएंगे तो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगी, और इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगी तो नेगेटिव इंपैक्ट नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो स्टार्टअप जो है यहाँ पर इसको नैनो मिशन के तहत यहाँ पर फंडिंग भी मिल रही है अच्छी खासी, ताकि जो केमिकल और जो फ्यूल है वो प्रोड्यूस करने का जो प्रोसीजर है उसको एनहेंस किया जा सके कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज से क्रिएट की जाती है। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी क्या होती है, इंसानों के द्वारा जो हरकतें की जाती हैं। जैसे कि अगर बात करिए इंडियन केमिकल इंडस्ट्री से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है,
केमिकल इंडस्ट्री से यहाँ पर निकल गई, सीमेंट हो गई, सॉरी सीमेंट इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री हो गया, ठीक है। इंडियन नेचुरल गैस जो पावर जनरेशन है वहां से भी, स्टील इंडस्ट्री से भी, कोयला जो पावर जनरेशन है यहाँ से भी, तो सब जगह से आप लोगों को यहाँ पर ये बेसिकली निकलती हुई गैस नजर आएगी, ठीक है। तो उसको रोकना है, तो यहां पर CCUS की बात की जा रही है, कार्बन कैप्चर करना है, यूटिलाइजेशन करना है और सीक्वेंस्ट्रेशन, यहां पर सीक्वेस्ट्रेशन करना है। सीक्वेस्ट्रेशन बेसिकली एक तरीका प्रोसीजर होता है जिसके चलते जो इन्वायरमेंट में से उसको जो भी यहां पर जो गैस है उसको हटाने की कोशिश की जाती है। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि ताकि ये और ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट यहां पर न डाले, तो एक तरीका रहता है कि इन्वायरमेंट में से इसको आसानी से हटा दिया जा सके, तो इसको यहां पर किसी भी तरीके से आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली यहां पर अगर सीक्वेस्ट्रेशन जो है ये एक शब्द जो यूज किया जाता था, ये पुराने टाइम में जो जूरी नहीं होते जो केस का डिसीजन सुनाते थे, तो उनको थोड़ा सा लोगों के इन्फ्लुएंस से दूर रखा जाता था, न्यूज़पेपर या फिर कोई नई रिपोर्ट आ रही है उससे दूर रखा जाता था ताकि उनके जजमेंट पर कोई इंपैक्ट ना पड़े। तो उसी के बेस पर यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को भी दूर रखने की कोशिश की जा रही है ताकि इन्वायरमेंट पर ये नेगेटिव इंपैक्ट न डाले। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बाकी रिसाइकलिंग, अगर कार्बन जो टेक्नोलॉजी है यहाँ पर ये ट्रांसफर की जाएगी यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा, जो कि एक ऑटोनोमस ये डिपार्टमेंट, जो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है। जो टेक्नोलॉजी बोर्ड जो यहाँ पर ये अवार्ड दे रहा है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। 1955 में इसको टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड के थ्रू इसको क्रिएट किया गया। 1996 में फिर ये यहाँ पर बन गई, ठीक है, इसके तहत बनाया गया और इस टाइम पर बन गई। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पर ये बेसिकली फंक्शन करता है, सॉरी ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड जो है फंक्शन करता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी यहाँ पर कंपनीज को प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई, अगर कोई कंफ्यूजन हो जाए तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ओके। इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं और यहां पर बात की जा रही है नेट जीरो एमिशन के बारे में। तो फिर से वही बात होगी जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एक थप्पड़ वो मारे और एक थप्पड़ आप मार दो, दोनों का हिसाब बराबर हो गया। तो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकाली गई है उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब कर ली जाए। अब एब्जॉर्ब कैसे करनी है, या तो उससे कन्वर्ट करके कुछ और चीजें बना दो, ठीक है, या फिर उसको फिर इकट्ठा करके सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो कई सारी ऐसी चीजें होती है जिनको यूज किया सकते हैं। तो रिसेंटली इंटरनेशनल जो एनर्जी एजेंसी है उसके द्वारा बोला गया कि नेट जो जीरो एमिशन है उसको बात की जा रही है कि 2050 तक का कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो यहां पर वर्ल्ड का फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव एनर्जी रोडमैप की बात की जा रही है, जिसके चलते हम लोग चीजों को कंट्रोल करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है वो 2050 तक जीरो किया जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो लिमिटेड ग्लोबल टेम्परेचर की बात की जा रही है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो एम क्या है, यहाँ पर रोड मैप जो है उसको लेकर चला जाएगा आगे, और कैसे चीजों को डेवलप करना है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर ये बेसिक चीज है कि नेट जो जीरो एमिशन होना चाहिए, ये इनका प्लेज है और इसी के लिए पाथ की बात की जा रही है। नेट जीरो एमिशन का मतलब क्या होता है, लोअर एमिशन होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। जैसे मान लीजिए एमिशन आप लोगों ने लोअर क्रिएट किया, ठीक है, फिर यहाँ पर वही एमिशन आप लोगों ने हटा दिया, या तो आप लोगों ने कैप्चर कर लिया फिर उसको यूज के लिए गए, तो नेट जो बैलेंस आना चाहिए ग्रीन हाउस गैस का वो जीरो आना चाहिए, ठीक है। तो ये बातें आप लोग बोल सकते हैं। मोटे मोटे तौर पर आप लोगों को बताऊं, नॉर्मल भाषा में समझाऊं, जितने पेड़ आप लोगों ने लगाए हैं उतने पेड़ आप लोगों ने काटे हैं उतने ही पेड़ आप लोग लगा दो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं, यानी कि बैलेंस जो होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। तो उसके लिए प्लान की बात की जा रही है ताकि सिचुएशन को ढंग से कंट्रोल किया जा सके। इसी के साथ में जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर नियर टर्म और लॉन्ग टर्म एजेंडा लेकर चल रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी अचीव किया जा सके। इसके तहत यहाँ पर बेसिकली टेक्नोलॉजी न्यूट्रलिटी और इसी के साथ में यूनिवर्सल कोऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। किसी पर्टिकुलर कंट्री के हाथ में तो नहीं है, ऑल कंट्री कंट्रीब्यूट करेंगे तभी जाकर चीजें सुधरेंगी। और मिनिमाइज करना यहाँ पर जो वोलेटिलिटी होती है एनर्जी जो मार्केट के अंदर में, ताकि जो ट्रांजिशन है एक तरीके से होने कहते हैं कि जो एक तरीके से दिक्कत हो रही है उसको कम से कम किया जा सके, ठीक है, और इंश्योर किया जा सके एनर्जी सिक्योरिटी को। यानी कि ऐसा नहीं है कि एनर्जी सिक्योरिटी के चक्कर में कोई कुछ भी हरकतें करता घूम रहा है, तो वो हरकतें रोकनी है और एक सही तरीके की एनर्जी को यूटिलाइज करने, ऐसी बातें बोली जा रही है, ठीक है। तो एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल आप लोग इसको भी बोल सकते हैं जिसमें आप लोगों को कई सारी चीजें जानने को मिली। तो ये था यहाँ पर टोटल आज का डिस्कशन। आइए देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया, ताकि क्वेश्चन के आंसर आप लोग अच्छे से दे सकें, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो एक मोटिवेशनल कोट हम लोगों ने देखी, इसके बाद में फिर हम लोगों ने यहाँ पर टबैको के बारे में जाना, थीम वगैरह भी देखी। नेक्स्ट हम लोगों ने भारत रत्न अवार्डी और उनके बारे में जाना, एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में और जाना, आग लगी हुई देखी। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर ये चाइनीज फंडेड प्रोजेक्ट इन श्रीलंका नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई। तो ये बेसिकली बात की जा रही है जी हार्ट डिजीज वगैरह की वजह से क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल जाती है, ठीक है।
इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में हम लोगों ने जाना, सबसे पहले हेल्थ मिनिस्टर नेम के बारे में जाना, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बारे में समझा, कहाँ से निकल कर आई, क्या क्या चीज़ें हैं, कई सारी बातें जानी। साइक्लोन जो है, दोनों साइक्लोन के बारे में थोड़ा थोड़ा समझा और क्या क्या चीज़ें हैं वो समझी, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इकोनॉमी में MCA21 जो है उसके बारे में कुछ बातें जानने को मिली, तो इसमें भी डिटेल में पूरी न्यूज़ हम लोगों ने डिस्कस की। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम लोगों ने नेशनल जो अवार्ड है बेसिकली, ठीक है, उसके बारे में जाना, कहाँ कहाँ से निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड और क्या क्या चीज़ें हैं वो चीज़ें समझी। इन्वायरमेंट के फील्ड में नेट जीरो एमिशन के बारे में हम लोगों ने बात की, ठीक है। तो ये था पूरा डिस्कशन। अब आप लोगों के सामने होंगे क्वेश्चन जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं। तो क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर थीम बतानी है क्या थी, किस पर्सनैलिटी है जिनको यहाँ पर अभी यहाँ पर एनी अवार्ड दिया गया, कौन से जो एनर्जी के फील्ड में एक अवार्ड होता है जिसको नोबेल प्राइज भी बोला जाता है एनर्जी के फील्ड का, उनका नाम आप लोग को बताना है। एक पर्सनैलिटी जिनकी डेथ हो गई 101 की उम्र में, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के वो यहाँ पर मेंबर रहे, तो तमिलनाडु के अंदर के रहने वाले थे यहाँ पर, उनका नाम आप लोग को बताना है। इसी के साथ में हार्ट स्ट्रोक कितने बढ़ रहे हैं और ये इसकी वजह से कितना वर्किंग आवर बढ़ रहा है, ये रिपोर्ट अभी देखने को मिली, इसके बारे में बताइए। नैम की फुल फॉर्म बताइए, VMI की फुल फॉर्म आप लोग को बतानी है, MCA की फुल फॉर्म बतानी है। बाकी जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड किसके अंडर आता है ये बताइए। नेट जीरो एमिशन कब तक की बात की जा रही है ये बताइए। तो ये वो क्वेश्चन है जो कि आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो कंफ्यूजियाना नहीं है, क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है। आइए अब थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। किस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी को यहाँ पर इंडियन पुलिस सर्विस में यहाँ पर अभी CBI का जो चीफ बनाया गया है। इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपिंग के बारे में बात की जा रही है। अच्छा, आज फिर वही काम कर दिया, वही क्या काम कर दिया ये तो आंसर ही हो गया, क्वेश्चन होने दे। ओके, मतलब एक ही क्वेश्चन है चलिए एंजॉय कीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन ही नहीं बने, पूरे आंसर ही हो गए, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स नहीं बना पाया मैं। ओके चलिए कोई नहीं, आप लोगों की किस्मत अच्छी है, आज पीछे छूट गया आप लोगों का रिवीजन कर लीजिए, इसको देख लीजिए, ठीक है। पहले का जो कोई बेसिकली आंसर था जो पूछे थे मैंने, यहाँ पर सुबोध कुमार जायसवाल हो गया, ठीक है। थीम क्या है, यहाँ पर बात की जा रही है द रोड टू लास्टिंग पीस, तो इसकी थीम थी यहाँ पर WHO के बारे में बात की गई। तो इसकी जो चीफ जो साइंटिफिक जो बेसिकली यहाँ पर ये इसकी चीफ साइंटिस्ट हैं सौम्या स्वामीनाथन, तो उनके द्वारा बोला गया जैसे जो ही नहीं थे साइक्लोन वगैरह इनके नाम रखे जाते हैं, तो यहाँ पर भी ऐसा कोई नामांकन होना चाहिए, ठीक है। लुथानिया यहाँ पर ये चाइना की 17+1 कॉम्बिनेशन को छोड़कर जा रही है, तो इसके बारे में बात की। बुदापेस्ट हंगरी के अंदर ये क्रिएट किया गया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा यहाँ पर बैनी जो ग्रासलैंड है उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। ग्रेट रन ऑफ कच्छ के अंदर यहाँ पर ये ग्रासलैंड पाए जाते हैं। इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी यानी कि गधों वाली जो सेंचुरी है वो गुजरात में देखने को मिलती है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर ये है बेसिकली कायासुनूर, ठीक है। तो कायासुनूर जो बेसिकली डिजीज है यहाँ पर ये कर्नाटक के अंदर फॉरेस्ट है जहां से ये निकल कर आई, ठीक है, कायासनूर, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, इसके बारे में डिस्कस किया था। ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो PDF यहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना, PDF इकट्ठी मिल जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।